आइए अब लॉज ऑफ मोशन के सेकेंड पार्ट की बात करें। फर्स्ट पार्ट में हमने इनर्शिया और न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के बारे में पढ़ा था। सेकेंड लॉ के बाद की बाकी कुछ चीजें, थर्ड लॉ और उस पर बेस्ड क्वेश्चन। एक्चुअली क्या है कि सारे के सारे न्यूटन के तीनों लॉज को यूज करके ही मैक्सिमम क्वेश्चंस बनते हैं। हमने जो दो किए हैं, फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ, अब उसके बाद थर्ड लॉ ऑनवर्ड्स करेंगे। और तीसरे वीडियो में यू विल गेट वेरियस न्यूमेरिकल्स विच विल गिव यू मोर क्लियर आइडिया ऑफ व्हाट बेसिक्स क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड और उसका बेसिक्स क्या है। लॉज ऑफ मोशन, थर्ड लॉ, इट स्टेट्स दैट एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। एक सवाल बड़ा अच्छा है, अगर रिएक्शन और एक्शन दोनों बराबर होते हैं, इक्वल भी है और ऑपोजिट भी है, तो कैंसिल क्यों नहीं करते? इसका हमेशा याद रखिएगा, दो बॉडीज के ऊपर फोर्सेस दोनों अलग अलग बॉडीज पर, इसके लिए वो कैंसिल नहीं करते, लेकिन अगर वो एक बॉडी के अंदर हो तो कैंसिल हो जाती है। इसको ध्यान रखिए, जब मैं न्यूमेरिकल बताऊंगा उस समय आपको ये वाला चीज बताऊंगा, ये कैसे कंबाइंड बॉडी कंबाइंड सिस्टम में आती है। सेकेंड बात है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। देखिए F इज इक्वल टू डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। सो अगर F नहीं है तो डेल्टा पी बाय डेल्टा टी जीरो है। इसका मतलब डेल्टा पी इज जीरो, दैट मींस चेंज इन मोमेंटम इज जीरो। दैट इज व्हाट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। द टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ द इंटरैक्टिंग पार्टिकल्स इज कंजर्व्ड। यहां हमने कह दिया आइसोलेटेड सिस्टम, मतलब बाहर से कोई फोर्स नहीं आ रही है, अंदर की फोर्स, अंदर की इंटरैक्टिंग पार्टिकल्स, अगर अंदर की फोर्सेज है वो बन जाती है इंटरनल फोर्सेज। तो इंटरनल फोर्सेज अगर सिर्फ लगती हैं और बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रही क्योंकि सिस्टम आइसोलेटेड है, देन द नेट force will be zero and hence momentum will remain conserved. थर्ड एक शब्द इक्विलिब्रियम ऑफ अ पार्टिकल। दरअसल इक्विलिब्रियम एक बहुत ही कॉमन सब्जेक्ट शब्द है विच वी यूज इन केमिस्ट्री ऑल्सो। केमिकल इक्विलिब्रियम, यू कैन यूज इन थर्मल इक्विलिब्रियम, इलेक्ट्रिकल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। आप कोई भी इक्विलिब्रियम का बेसिक मतलब होता है कि बॉडी अब इक्वल पोजीशन पे है, अब वो हिलने नहीं वाली, इसका मतलब उसमें कोई चीज चेंज नहीं होने वाली, स्टैटिक सी हो गई है। बट इन मैकेनिक्स में जो हम न्यूटन की मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं उसमें इट रेफर्स टू स्टीफन विद द नेट एक्सटर्नल फोर्स पार्टिकल इज जीरो। इनफैक्ट नेट एक्सटर्नल फोर्स एंड नेट टॉर्क शुड बी जीरो। टॉर्क अभी आपने पढ़ा नहीं है, लेकिन अगले चैप्टर में जब मेरे वीडियो आएंगे रोटेशनल डायनामिक्स में तो उसमें समझा दूंगा आपको कि टॉर्क भी जीरो होना है, एक्सटर्नल फोर्स भी जीरो होना है। अब फर्स्ट लॉ ये कहता है कि अगर आपके पास नेट टॉर्क नहीं है, नेट फोर्स नहीं है, तो इन बॉडी हमेशा फोर्स ना होने की कंडीशन में इट विल मूव इन ईदर इन स्ट्रेट लाइन और इट विल रिमेन इन रेस्ट। दैट मींस इट विल रिमेन इन स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। तो यही बात आती है, अगर कोई भी बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो द पार्टिकल इज ईदर एट रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन। एक बहुत कॉमन एरर या मिसकंसेप्शन हमारी रहती है, अगर बॉडी चल रही है दैट डज नॉट मीन उस पर फोर्स लग रहा है। फोर्स का मतलब तभी आएगा जब बॉडी चल रही है और उसमें कुछ एक्सेलरेशन है। कांस्टेंट वेलोसिटी से चलने पर बॉडी में एक्सेलरेशन नहीं है तो फोर्स भी नहीं है। नेक्स्ट टर्म आगे बात करते हैं, एक वर्ड आएगा नॉर्मल रिएक्शन। ये नॉर्मल रिएक्शन क्या है? नॉर्मल मींस परपेंडिकुलर। कोई भी बॉडी जो किसी भी सरफेस को टच कर रही है उसके ऊपर सरफेस के परपेंडिकुलर एक रिएक्शन फोर्स आती है, जिसको हम नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं। हर सरफेस जिसको बॉडी टच कर रही है उस पर नॉर्मल रिएक्शन लगा करता है। अब जब तक बॉडी का टच उस कॉन्टैक्ट दूसरी बॉडी से तब तक नॉर्मल रिएक्शन है। नॉर्मल कहने का मतलब ये सरफेस के नॉर्मल होता है। आइए इसको जरा समझेंगे। ये देखिएगा अगली बॉडी, ये एक मास है, mg नीचे है। अब mg फोर्स इस सरफेस पे लगी है, इस ग्रीन सरफेस पे, और इस ब्लॉक के ऊपर n लगी। आप देख सकते हैं ये n और mg कंबाइंड सिस्टम में जीरो है, लेकिन इसके ऊपर mg लग रहा है, उस पर n लग रहा है। ये दोनों आपस में कैंसिल इसके लिए नहीं करेंगे क्योंकि जब कंबाइंड सिस्टम है तो जीरो है, लेकिन mg इस पर अलग लग रहा है, इस पर अलग लग रहा है। तो दे आर एक्टिंग ऑन डिफरेंट बॉडीज, बट व्हेन वी कंसीडर सिस्टम, n और mg दोनों बराबर है। अब बॉडी न ऊपर जा रही है न नीचे जा रही है, इसका मतलब n और mg दोनों बराबर होने चाहिए। अगर n बड़ा होगा तो बॉडी ऊपर चली जाएगी, mg बड़ा होगा बॉडी नीचे चली जाएगी। बॉडी इज नॉट हैविंग एनी मोशन इन वर्टिकल डायरेक्शन, नेट फोर्स हैज टू बी जीरो इन वर्टिकल प्लेन। इस वजह से n माइनस mg इज इक्वल टू जीरो, n इज इक्वल टू mg। कई बार हम रट लेते हैं n इज इक्वल टू mg, हमेशा ट्रू नहीं है। आपको वर्टिकल डायरेक्शन में बॉडी की मोशन देखनी पड़ेगी, उसके बाद आप डिसाइड करेंगे कि n बड़ा है कि mg बड़ा है, ये दोनों सेम है। अगली चीज देखिए, नंबर ऑफ नॉर्मल रिएक्शन फोर्सेस इक्वल टू नंबर ऑफ सरफेसेस ऑन विच बॉडी ऑफ द ऑब्जेक्ट रेस्ट। मैंने आपको कहा जितने भी सरफेसेस हैं जिनके साथ उसका कॉन्टैक्ट है, हर एक पर वो एक रिएक्शन फोर्स लगती है। ये देखिए डायग्राम, ये एक लैडर है,
अभी सीधा खड़ी है, तो इस पर नीचे mg लग रहा है इस लैडर का वेट, और ऊपर नॉर्मल रिएक्शन। ये एक लैडर की केस में। पर अगर मैं इसको टेढ़ा कर दूं, टिल्ट कर दिया मैंने, तो अब देखिए एक नॉर्मल रिएक्शन यहां से आ रही है, दूसरा लैडर इस सरफेस को टच करी, तो N2 यहां से लग रहा है, तो N1 भी है इसमें और N2 भी है। ये दोनों फोर्सेस यहां लग रही हैं। दो सरफेस को टच कर रहा है तो दो पर नॉर्मल रिएक्शन होगा। इसी तरह अगर एक बॉडी इंक्लाइंड प्लेन पर रखी है, अब देखिए ये प्लेन है जो थीटा एंगल पर है, अब इस पर mg लग रहा है, तो mg इस सरफेस के नॉर्मल नहीं है, मेरी नॉर्मल रिएक्शन इसके परपेंडिकुलर होनी चाहिए, तो इसके लिए मैंने mg को मैंने रिजॉल्व कर दिया mg cos थीटा में, और दिस इज एग्जैक्टली इक्वल टू n। अब क्या है, क्योंकि बॉडी इस प्लेन में मूव नहीं कर सकती है, इसलिए n विल बी इक्वल टू mg cos थीटा। इसको ध्यान रखिएगा। तो पिछली बार आप देखा n इक्वल टू mg, यहां पर भी n इक्वल टू mg cos थीटा, इसके लिए क्योंकि इस बॉडी इस प्लेन में मूव नहीं कर रही है। अगर मूव कर पाती तो हमारा फोर्स अलग बदल जाता। इसके एग्जांपल आपको और मिलेंगे आगे। रोप, हम थर्ड इक्वेशन की बात कुछ चीजों को यूज करते हैं जिनको आप जरा समझिए। रोप हमारी आइडियल रोप के अंदर होता है, वो मासलेस है, मास नहीं है रोप का, और इनएक्सटेंसिबल है। इनएक्सटेंसिबल से मतलब होता है कि बॉडी जो चल रही है रोप से, जिसको बांध रखा है, हर बॉडी, जितनी बॉडीज को आपने रोप से बांध रखा है, सबका एक्सेलरेशन सेम है, क्योंकि बॉडी एक्सटेंड नहीं कर रही है। इसका मतलब सबकी वेलोसिटी सेम है, सबका एक्सेलरेशन सेम है, सबका डिस्प्लेसमेंट सेम है। और मासलेस का मतलब बॉडी कि जितनी फोर्स लग रही है सारी मास को मूव करने में लग रही है, रोप को मूव करने में नहीं लग रही। इधर इसको थोड़ा सा और समझिए। मान लीजिए एक और वर्ड है टेंशन। ये रोप या रॉड कभी भी जुड़ी हो, उसके इंटरनल फोर्स होती है, ये ऑलवेज इनवर्ड एक्ट करती है। अभी समझाते हैं इसके मैथमेटिकली। ये एक सरफेस है, इसके ऊपर मैंने एक मास m रख दिया। अब देखिए इसको मैंने खींचना शुरू किया, एक फोर्स लगा दी मैंने, इसका नाम F है। असल में अब एक्सेलरेशन इसकी कितनी होगी, F/m, क्योंकि ये कुल m मास को चला रहा है। पर बाई चांस मैंने, क्योंकि इसमें रोप का मास मैंने नहीं लिया, अब देखिए मैं रोप का मास मान लो इसमें m ले लिया मैंने, ये देखिए अपने मैंने रोप का मास दे दिया। अब F किसको चला रहा है, दोनों मासेस को चला रहा है, कैपिटल M को भी स्मॉल m की, इसके लिए एक्सेलरेशन नया आ जाएगा m+m। तो हम इस कंफ्यूजन से बचने के लिए, अगर अनलेस स्टेटेड, हम इस m को 0 मानते हैं, इसीलिए हमेशा एक्सेलरेशन F/m लेते हैं। हायर लेवल पे क्वेश्चन में आपको बताऊंगा जिसमें मास को लेना है, वो भी बताऊंगा। अभी इधर आइए। अब ये रोप है, दोनों साइड पे टेंशन T1 T2 है। T1 लेफ्ट साइड लेके जा रहा है, T2 लेफ्ट साइड लेके जा रहा है, राइट साइड लेके जा रहा है, तो T1 T2। नेट फोर्स विल बी ईदर T1 - T2 और T2 - T1। T2 - T1 मस्ट बी इक्वल टू m × a। m किसका मास है, रस्सी का, रोप का। सिंस m is 0, this has to be 0, hence T2, since m is 0, m2 into a will be 0, तो T1 has to be equal to T2, hence आपके पास ये क्वेश्चन उसमें आ जाता है जिसमें T1 T2 आएगा। अब आगे चलिए, न्यूटन मोशन के जो न्यूमेरिकल्स करने हैं उसके बारे में जरा समझिए। हम लोग क्या करते हैं, न्यूटन के इक्वेशंस में हम एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, इसको कहते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। सिंपल डायग्राम बनाइए। फ्री बॉडी का मतलब एक बॉडी का डायग्राम जिसमें सिर्फ उस पर लगने वाली डायरेक्ट फोर्सेस, जो इनडायरेक्टली उस पर लग रही है, उसको हम नहीं लेंगे, बना दिया। उसके बाद हमने क्या किया, जितने भी ऑब्जेक्ट है सबका फ्री बॉडी डायग्राम बना दिया। एक फ्री बॉडी डायग्राम में जो फोर्सेस उस पर लग रही है सिर्फ वही लेनी है, डायरेक्टली वाली। उसके बाद इक्वेशन बना दी हमने, जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है उस डायरेक्शन में इक्वेशन होगी F/m में। जिसमें मूव नहीं कर रही वहां पर नेट फोर्स विल बी 0, तो आप उसको बना दीजिएगा। अब आपने कन्वीनियंट कोऑर्डिनेट ले लिया, कन्वीनियंट मूवमेंट ले ली, उसके बाद अब देखिए आगे F/m में लगाएंगे कॉम्पोनेंट फॉर्म में। हर जगह पर जहां पर बॉडी मूव नहीं कर सकती है वहां पर F - ma 0, मतलब नेट फोर्स 0 रहेगी। कॉम्पोनेंट इक्वेशन सॉल्व कीजिए, जितने कॉम्पोनेंट्स उतने अननोन आपके पास होने चाहिए, और उसके बाद आप उसको रीचेक कर सकते हैं, अपने एरर्स को डिटेक्ट कर सकते हैं। अब ये न्यूमेरिकल्स में आप और बेहतर समझेंगे। अब मैं आपको न्यूमेरिकल्स करा के इसके तीसरे वीडियो में भेजूंगा। और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत थैंक यू। और ऐसे वीडियोस को सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को। आप मेरे ऑनलाइन कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो AIPMT, नीट, JEE बोर्ड एग्जाम सबके काम आता है। मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और आपको यहां पर भी कोई डाउट हो, यू कैन मेल मी and I will give you the appropriate solution to the best of my ability. इस वीडियो को देखने के लिए बहुत थैंक्स, थैंक यू।